अभी ना मैं वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करने वाला हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट है यार ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्योंकि है क्या यार, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर खास क्यों है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न जानते हो क्या है? वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में इसका यूज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा पड़ता है, खासकर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत यूज़ पड़ता है, ट्वेल्थ में बहुत यूज़ पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, ईएमआई हुआ, तो वर्क पावर एनर्जी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। चाहे वो खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, और एनर्जी वर्ड की अगर मैं बात करूं तो खैर पूछो ही नहीं कितना ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो बच्चा पार्टी, आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ ना, वो शुरू करने वाला हूँ वर्क की डेफिनेशन से, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। और वर्क की डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो देखते जाइए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्क की डेफिनेशन से। तो वर्क की डेफिनेशन है बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो है वर्क डन बाय अ फोर्स एफ by a force F is defined as W equals to इंटीग्रल F डॉट ds। ये डेफिनेशन है भैया, जो डेफिनेशन है सो डेफिनेशन है, और क्या करूं, डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, बताना पड़ेगा। अब ds क्या चीज़ है बच्चों? ds बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। ds इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है गुरुजी? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। जैसे कि मान लीजिए ये एक वॉल है, और ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, और इस पर मैं ऐसे ऐसे करके पुशअप कर रहा हूँ। या पुशअप किया कभी आपने ज़मीन पर? पुशअप किया? वॉल छोड़ो, गोली मारो। आपने पुशअप किया कि नहीं किया ऐसे ज़मीन पर रख करके? तो थकान होती है कि नहीं होती है? हाँ, होती है। कौन थकता है, आप थकते हो या फ्लोर थकती है? तो अगर आप ध्यान दो, पुशअप करते समय आपका डिस्प्लेसमेंट तो है बच्चों, ऐसा तो है नहीं आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि नहीं है ना? लेकिन हवा निकल जाती है। वाह, हाँ जी सर, हवा निकल जाती है। मोहित भार्गव कह रहे हैं हवा निकल जाती है। मोहित भार्गव से कह रहे हैं हवा निकल जाती है। तो भैया यहाँ पर जो नॉर्मल लग रहा है, ये जो नॉर्मल है, ठीक है, क्या ये नॉर्मल मूव करता है क्या? जब तुम इस तरीके से पुशअप लगाते हो तो क्या बच्चों ये नॉर्मल मूव करता है क्या? मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जहाँ पर हाथ लगाया है, क्या भाई, क्या वो ज़मीन भी ऊपर उठती है क्या? नहीं उठती ना यार। इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल ज़ीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ फोर्स इज ज़ीरो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार सा। आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, ये रही सीढ़ियाँ। सर पर दीवार का डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे वाह आर्यन, हम दीवार को जब पुश करते हैं तो दीवार का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वाह, क्या बात बताई है आपने, ऐसे कैसे बेटा? चलो डीएस समझ, अभी वापस से समझाता हूँ। देखो फिर से, आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ थोड़ी छोटी, सीढ़ियाँ थोड़ी आदमी के डायमेंशन से बड़ी हो गई, थोड़ा जरा बनाते हैं। ये आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, ठीक है। सीढ़ियों पे चढ़ते समय आपने बच्चों ये पैर रखा अपना, ये वाला पैर यहाँ रखा, ठीक, इस पैर को यहाँ रखा, और दूसरे पैर को, ये पैर है आपके, इस पैर को आपने यहाँ पर रखा। तो ध्यान से सुनना, जब आपने एक पैर को एक स्टेप पे रख दिया, क्या उस पर लग रहा है जो नॉर्मल फोर्स पढ़ा चुका हूँ भैया, ठीक। अब अगला पैर जब आपने यहाँ रखा, दूसरा डायग्राम बनाता हूँ बेहतर समझाने के लिए, ये हुई ना बात। ये पैर और एक पैर यहाँ पर। अब जब आप ऊपर उठते हैं, इस पर ऊपर उठते हैं, तो ये बताइए, ये वाला जो पैर है जिस पर ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, क्या ये पैर
जिस समय आपका ये, जब आप ऊपर उठ रहे हैं, क्या ये पैर हिलता है क्या? ये वाला पॉइंट हिलता है क्या? ऐसे ऐसे गुड़ 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 करता है क्या? सोचिए, नहीं करता, जब तक कि ये पैर यहाँ पर वापस नहीं आ जाता, ये वाला नीचे वाला पैर। तो हम कैसे चढ़ते हैं सीढ़ियों पर? हमने एक पैर ऊपर रखा, ध्यान ध्यान से सुनना, इस पर फोर्स लग रहा है, अब ये पैर स्टेप पे है। अब जब ये वाला पैर हवा में है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, चेक करो, है, लेकिन इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है? ये क्या स्टेप के कांटेक्ट में है जो हवा में है? जब मैं बोल रहा हूँ हवा में है तो इसका मतलब स्टेप के कांटेक्ट में नहीं है, स्टेप मतलब सीढ़ियों के कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा, जो सीढ़ियों के कांटेक्ट में जो वाला पैर, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट है जो सीढ़ियों के कांटेक्ट में है? भैया दोनों पैर अगर हवा में आ गए तो आपका क्या हाल होगा आप भी जानते हो, है ना, कि सर हम तो सीढ़ियों में ऐसे चढ़ते हैं कि हमारे दोनों पैर हवा में होते हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और जो पैर सीढ़ियों पर होता है वो सीढ़ियाँ उस पैर को ऐसे ऐसे हिलाती तो है नहीं, हिलाती हैं क्या, वाइब्रेट कराती हैं क्या बच्चों? नहीं कराती ना। तो चलिए बताइए, ऊपर जाने में सीढ़ियाँ थकती हैं या आप थकते हैं? आप ही तो थकते हो ना, सीढ़ियाँ तो नहीं थकती ना। ठीक है, अगर ऐसा है, पॉइंट सर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बराबर है क्या? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां फोर्स लग रहा है, ये अगर ये है ऐसे हाथ मार रहा हूं तो ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, बहुत ध्यान से। तो सीढ़ियां नहीं थकती हैं, आप थकते हो। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट आया हो तो पूछो, बहुत ही मजेदार आज चीज पढ़ने वाले हैं आप लोग। यहां तक किसी को डाउट आया हो? मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, किसी को डाउट आया तो पूछो। नहीं, वाई डू वी मूव अप देन, वाई डू वी मूव अप देन, क्या बात है, देखिए ना, ध्यान से सुनिए। हम ऊपर जाते हैं का मतलब हमारा एक्सीलरेशन अलग चीज है, अभी बात कर रहे हैं वर्क की। क्लियर, ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस जब बताएंगे तो ये थकने वाली बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे सुनना। यार तुमने कभी मॉल गए हो क्या? मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और उन मॉल में कई बार ऐसी जो है ना एस्केलेटर्स होती हैं, उसमें अपना खड़े जाओ मस्ती से, और ये एस्केलेटर जो है वो धीरे धीरे ऊपर भी जाती है और आगे भी जाती है, जाती है कि नहीं? धैर्य भार्गव पूछ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, बेटा वर्क डन बाय फोर्स, तो हम नॉर्मल का, वो अभी हम पूछ रहे हैं कि नॉर्मल का वर्क है क्या, तो नॉर्मल का वर्क 0 है, ग्रेविटेशन का होगा, हाँ होगा, लेकिन हमारा फोकस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क नहीं है, हमारा फोकस है वर्क डन बाय स्टेप्स, स्टेप्स बोले तो सीढ़ियाँ, वो 0 है। अब जरा इधर आओ, मॉल वाली जगह पे, मॉल वाली जगह पे इसका बीडी बनाओ, आदमी का बनाओ भाई, नॉर्मल ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को, नॉर्मल ऊपर आएगा, ठीक है, क्यों? अरे ऊपर आएगा और किधर आएगा यार, थोड़ी देर बाद लेडर ऊपर जा रही होगी, एस्केलेटर मॉल वाली। चलिए थोड़ी देर बाद डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। थोड़ी देर बाद जब डायग्राम बनाएंगे तो ये आदमी यहाँ पहुँच गया थोड़ी देर बाद, मतलब ये वाली जो लेडर इसका है, तो क्या उसका वर्टिकल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का कि नहीं है? अरे है ना डिस्प्लेसमेंट, किधर की ओर है? ऊपर की ओर जा रहा है। अच्छा, नॉर्मल भी किधर लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है, जा भी किधर रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, वर्क डन बाय नॉर्मल पॉजिटिव। तो बताइए कौन थकता है? सीढ़ियाँ थकती हैं कि सीढ़ियाँ थकती हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब मेरा नॉर्मल किधर लग रहा है बच्चों? नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा है कि नहीं? नॉर्मल लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, मेरा इस नॉर्मल ऊपर की ओर, और ये वाला जो स्टेप है, सीढ़ी है, वो ऊपर की ओर जा भी रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर, नॉर्मल भी ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर और नॉर्मल भी ऊपर की ओर, दोनों ऊपर की ओर हो गए। और यदि दोनों ऊपर की ओर हो गए तो काम तमाम, खत्म हो गई बात। क्लियर बच्चों? फिर क्या होगा, दोनों अगर ऊपर लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है, फिर से सुनो। तो अपना पैर हमने यहाँ रखा और बिंदास अपन खड़े हैं,
और एस्केलेटर ऊपर जा रहा है। नॉर्मल किधर की ओर? ऊपर की ओर। ये है नॉर्मल का डायरेक्शन, ऊपर की ओर। और एस्केलेटर जा भी किधर रही है? ऊपर की ओर। तो नॉर्मल भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव, तो आप थकते हो या एस्केलेटर थकती है? आप थकते हो या एस्केलेटर थकती है? सर एस्केलेटर के थकने का क्या मतलब है? एस्केलेटर को पावर की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है? हाँ, तो एस्केलेटर थकती है ना भाई, एनर्जी सप्लाई करने के लिए उसे एक्सटर्नल पावर देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? लाइट चली जाती है तो एस्केलेटर ऊपर जाता है क्या? लाइट चली जाती है तो एस्केलेटर ऊपर जाता है क्या? अच्छा, सीढ़ियाँ थकती हैं क्या? सीढ़ियाँ जब तुम बनाते हो घर में, ऐसी फिक्स सीढ़ियाँ जब बनती हैं, तो इनके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, क्योंकि ये वर्क नहीं करती। यहाँ पर आप वर्क करते हो, और जहाँ पर एस्केलेटर चलता है वहाँ पर एस्केलेटर वर्क करता है, इसलिए पावर सप्लाई चाहिए। ओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, समझिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बच्चों सुनोगे तो मज़ा आएगा। क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी रोड पर दौड़ते हैं, जब हम किसी रोड पर दौड़ते हैं, हम दौड़ रहे हैं, अगर धैर्य ने पूछा अगर एस्केलेटर पे ऊपर वॉक करेंगे तो क्या होगा, तो कैसे वर्क निकालेंगे, वो एक टीडियस काम होगा, वो एक अलग बात होगी। अभी हम उस पर बाद में जाएंगे। अभी लेकिन बच्चा, वर्क की डेफिनेशन समझते समय हम डेफिनेशन पर फोकस करेंगे, ना कि हम इस बात पे फोकस करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नहीं, अभी डेफिनेशन समझना है हमको, ठीक। अच्छा, अब देखना जरा, जब आप दौड़ते हो, थोड़ा दौड़ने का डायग्राम गंदा बना, लेकिन ठीक है, टेंशन मत लेना यार, ऐसे ही बना पाता हूँ, ठीक। जब आप दौड़ते हो तो किस फोर्स के कारण दौड़ते हो? फ्रिक्शन के कारण दौड़ते हो, या अपने ऊपर कोई फोर्स लगाते हो? किसके कारण दौड़ते हो? जल्दी बताइए। आपका एक्सेलेरेशन आगे की ओर किसके कारण होता है? फ्रिक्शन के कारण होता है, या खुद कोई फोर्स लगाते हो अपने ऊपर? बताइए जल्दी से, फटाफट। फ्रिक्शन, 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 सब लोग कह रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं फ्रिक्शन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन आगे की ओर, क्योंकि आप अपने पैरों को पुश करते हो पीछे की ओर, तो फ्रिक्शन आप पर लगता है आगे की ओर और आप भाग जाते हो, ठीक। आपने अपने पैरों को, ये आप हो, ये आपकी दो टांगे हैं, आपने अपनी टांग को पीछे पुश किया, ऐसे ऐसे पुश किया पीछे, तो फ्रिक्शन लगा आगे, आप आगे चल गए, भाग गए, दौड़ गए। ध्यान से सुनना। लेकिन थकती कौन है? रोड थक जाती है या आप थक जाते हो? थकता कौन है? रोड थक जाती है या दौड़ने में आप थकते हो? आप थकते हो ना। क्या कारण है? कारण ये है, आप फ्रिक्शन के कारण आगे जा रहे हो। कितना कितना शानदार स्टेटमेंट, कितना वियर्ड भी है ये स्टेटमेंट अपने आप में। बहुत आश्चर्य लगता है ये स्टेटमेंट जब हम सुनते हैं कि हम जा रहे हैं फ्रिक्शन के आगे, के कारण आगे, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है बच्चों, वो जीरो है। हम जा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स के कारण आगे, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना है? जीरो। बताओ कैसे? देखो जरा ध्यान से, ये बताइए, आप जब चलते हैं तो ये रहा आपका शूज, ठीक, ये आपका शूज रहा। ये आपका शूज मून वॉक करते हुए नॉर्मली चलते हो क्या? स्लिप कराते हुए चलते हो क्या? पैरों को, पैरों को स्लिप कराते हो क्या? नहीं कराते हो ना, स्टैटिक रखते हो ना। जब पैर आपका जमीन पे पड़ जाता है, ऐसे जब जमीन पे पड़ गया तो ऐसे स्लिप करता है चलते समय, या स्टैटिक रहता है? रोड के रिलेटिव, रोड के रिलेटिव स्टैटिक, ठीक। तो ये बताइए, जहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है, जहाँ पर जिस जूते पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्या उस जूते का, उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट है? बल्कि जो पैर आपका हवा में है बच्चों, जो पैर हवा में है वो आगे जा रहा होता है इस समय। तो ऐसे ऐसे चलते हो ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो जिस पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, और जिसका डिस्प्लेसमेंट है उस पर फोर्स नहीं, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो। इसलिए थकता कौन है? आप। नाउ इमेजिन द सिचुएशन, आप इसी पोस्चर में, आप इसी पोस्चर में खड़े हो, ठीक है, लेकिन खड़े कैसे हो? रोड पर नहीं खड़े हो, रोड पर नहीं खड़े हो, आप खड़े हो एक प्लैंक पर, और वो प्लैंक जो है वो चार लोग उठा करके रोड पर जा रहे हैं। आप बस ऐसे खड़े हैं,
यहाँ पर आपकी भी वेलोसिटी थी, लेकिन यहाँ दौड़ रहे थे झक 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 झक। यहाँ पर आप खड़े हो, किसके रिलेटिव? प्लैंक के रिलेटिव। कौन चल रहे हैं? बेचारे नीचे वाले लोग आपको गाली सुनाते हुए कि यार इसके चक्कर में हम थके जा रहे हैं, और ये मोटा जो है ऊपर बस ऐसे पोज लेके खड़ा है, और अभी भी आपकी वेलोसिटी भी है। बताइए कौन थकेगा? आप थकेंगे या जो रोड आपको चला रही है वो थकेगी? ये रोड बनी है इन बेचारे गरीबों से साथ मिल कर के, तो इनके निकलेंगे पसीने। आप तो बस ऐसे खड़े रहो। सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं दोनों केस में, या जी बिल्कुल सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। यहाँ फ्रिक्शन का वर्क है, यस यहाँ का फ्रिक्शन का वर्क है, इसलिए आप नहीं थक रहे हो, फिर भी आप वी वेलोसिटी से जा रहे हो, जैसे कि आप ट्रेन में या बस में जाते हो। ठीक, 90 डिग्री बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं बच्चा, फ्रिक्शन तो आगे है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहीं तो लोग गलती करते हैं। डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं होता है। अच्छा बताओ, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। वरना अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट आगे इस आदमी का और फ्रिक्शन भी आगे, तो वर्क डन तो पॉजिटिव आना चाहिए था सर फ्रिक्शन का, लेकिन नहीं है। कितना है? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का है। क्या यहां तक समझ में आ गई बच्चा पार्टी? यहां तक बात समझ में आई अच्छे से? कमेंट सेक्शन में लिखो यस यस यस, बस वाई 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 लिख दो, वाई वाई वाई। ये वाई, ठीक है सर। तो वेट का वर्क नहीं देख रहे हैं बच्चों, फ्रिक्शन का वर्क देख रहे हैं, वहीं गलती कर रहे हो तुम। हमेशा वर्क डन बाय फोर्स ये क्वांटिटी होती है, वर्क क्वांटिटी नहीं है, वर्क डन बाय अ गिवन फोर्स है। सेकंड केस में फ्रिक्शन का वर्क कैसे है? सेकंड केस में ये आगे के पहले रेस्ट पर बैठा था, ऐसे पोज बना के खड़ा था, ये लोग भागने लगे तो फ्रिक्शन आगे लगा होगा, तभी तो ये प्लैंक के साथ चला है, वरना ये भाई साहब यहीं लटक जाते, प्लैंक आगे निकल जाता, ये धीरे से नीचे गिर जाते। अगर ये भी साथ में चल रहे हैं तो फ्रिक्शन आगे लगा होगा ना, तभी तो है, वरना तो ये रेस्ट पर रहते। इस कारण से इस केस में वर्क आ रहा है। ठीक, वाई 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 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मीनिंग मैं समझा पाया हूं, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं बच्चों? अब आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कब अलग अलग होगा। जब ऐसा आदमी होगा, आदमी के इस हाथ का डिस्प्लेसमेंट अलग है और मेरे सर का डिस्प्लेसमेंट देखो अलग है। तो मान लो मैं यहाँ पर कहीं फोर्स लगा रहा, तो मैं कहूँगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट अलग है और मेरे सर का डिस्प्लेसमेंट अलग है। क्यों भाई? मैं डांस करते मेरा मन, मैं डांस कर रहा हूँ यार, क्या कर लोगे भाई? है ना? तो बच्चा पार्टी, तो अब मैं ब्रेक कर रहा हूं ताकि मैं आसानी से आपको पढ़ा सकूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन ऑन अ पार्टिकल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्क डन ऑन अ पार्टिकल। पहले पढ़ेंगे वर्क डन ऑन अ पार्टिकल, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि पार्टिकल नहीं कोई बॉडी है तो कैसे समझना है। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। तो वर्क डन डेफिनेशन हो गई, ध्यान रखना। वर्क डन ऑन अ पार्टिकल, पता है कमाल की बात बताता हूं, वर्क डन ऑन अ पार्टिकल जब लिखते हैं ना बच्चों, तो हम यहां पर ds को डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बोल देते हैं। यहां पर हम वो बात नहीं कहते डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बताओ क्यों? यहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्यों बोल सकते, यहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? बताइए। जल्दी बोलो, यहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल लिखने से काम क्यों चल जा रहा है, जबकि वहां पर काम नहीं चल रहा था, यहां काम चलेगा? बताओ क्यों? इसका साइज ही पॉइंट साइज है। इसमें अगर कोई फोर्स लग रहा है, वर्क डन ऑन अ पार्टिकल, अगर मैं इस पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा हूं F, ध्यान से सुनना, ठीक, और ये पार्टिकल गया L आगे,
तो भैया पार्टिकल के पॉइंट, अगर पार्टिकल पर फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल का साइज ही जीरो साइज है, मतलब कोई साइज ही नहीं है। तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का भी तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये पार्टिकल है, किसी ने कहा पार्टिकल यहां से यहां गया, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी तो यहां से यहां गया। यहां पार्टिकल में ऐसी चीजें, आदमी वाली चीजें थोड़ी ना होंगी। एक पार्टिकल इमेजिन तो करो, एक पार्टिकल है और किसी ने कहा पार्टिकल जो है भाई साहब यहां से यहां गया, बताओ इस पे लगने वाला फोर्स कहां से कहां गया कि ये, अरे यार इस पे फोर्स लगाना है तो इस पे लगाना पड़ेगा ना भाई। तो इस पे लगने वाले फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी तो वही होगा। इसलिए वर्क डन ऑन ए पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट ऑफ, वर्क डन ऑन ए पार्टिकल के केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल लिख लेते हैं, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हम इसको बराबर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये बराबर होते हैं इस केस में, इसलिए हम ऐसा कह पाते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहां पर भी इसको भी हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे? थोड़ा आसान, थोड़ा सा मुश्किल। एक बार फोर्स वेरिएबल, एक बार फोर्स कांस्टेंट। ठीक, तो अगर भाई एक पार्टिकल पर आ गया, यहां तक पहुंच गए, अब यहां के पार्ट में दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं वर्क डन कैलकुलेशन। एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट करना हमें सीखना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स को वर्क डन करना है, मगर यार देख लेते हैं भाई क्या होगा। देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आएगी, मजेदार। देखिएगा जरा। एफ डॉट डी एस में एफ है कांस्टेंट, ध्यान रख लेना। अरे कांस्टेंट है तो मतलब सर, मतलब इसको समेशन करते ना इंटीग्रेशन का मतलब। अरे यार यहाँ से यहाँ तक क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है ना। एक एफ कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो ds1 ds2 ds3 डी ऐसे सबको ऐड करोगे, इसी को तो इंटीग्रेशन कहते हैं। तो सब में एफ कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एफ कॉमन आ जाएगा तो ds का वेक्टर समेशन क्या होगा, मतलब समेशन वेक्टर समेशन डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट, ds वेक्टर 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 ds वेक्टर, फिर यहां तक मान लीजिए चला गया ds वेक्टर, सबको ऐड करते जाओ। पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन याद करो, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, ये रिजल्टेंट आता था। तो वैसे ds1 ds2 ds3 ds सबको ऐड करोगे तो क्या बच्चों कह सकता हूं ये रिजल्टेंट आएगा। ये है रिजल्टेंट की वैल्यू और ये है डेल्टा एस वेक्टर, इन सारे ds1 ds2 ds3। तो ये क्या है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुन लेना, इज इक्वल टू वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस, वेयर डेल्टा एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्यों? क्योंकि हम पार्टिकल की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात? मतलब समझाता हूँ, थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। ठीक है, 1 से 2 आप किसी भी पाथ से जाइए, किसी भी पाथ से, जो आपका मन करे बच्चा पार्टी, जो आपका मन करे, 1 से 2 आप किसी पाथ से जाइए। ऐसे लहरा के बलखा के यहाँ पहुँचे। ये देखिए, ये ऐसे जा रहे, टहलते हुए, नशे में हैं भाई, है ना। तो ये ऐसे जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक और बंदा है, वो ऐसे घूमता हुआ बेचारा यूं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल को बहुत तरीकों से ले गए। पार्टिकल कौन है? पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल है, ठीक है। उसको एक बार ऐसे ले गए, एक बार लहराते बलखाते ले गए, एक बार थोड़ा सा चक्कर आ रहा था तो ऐसे ले गए। ठीक, ध्यान से सुनना। लेकिन इन सारे केसेस में इस पार्टिकल पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F। मेरा कहना यह है कि चाहे 1 पाथ से जाओ, मतलब चाहे A, इसको बोलते हैं A पाथ, पहला वाला स्ट्रेट है A, ग्रीन वाला है B और वाइट वाला पाथ है C। ठीक है, मैं क्या कहता हूं बच्चों, आप किसी भी पाथ से जाओ, पता है तीनों पाथ में वर्क डन इन A, वर्क डन इन B, वर्क डन इन C बराबर आएगा। बताओ क्यों बराबर आएगा, जल्दी बोलो।
हाँ पार्थ तोमर बाबू वो भी बताएंगे, चिंता मत करना भाई, है ना, बिल्कुल बताएंगे आपको। थैंक यू महापात्रा। डिस्प्लेसमेंट सेम है, बिल्कुल सही। वर्क डन की वैल्यू है बच्चा एफ डॉट डेल्टा एस। एफ हर एक केस में सेम है क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, और डेल्टा एस क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। और हर केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है किसी भी केस में? इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर। चेक करो हर केस में सेम है क्या? हर केस में सेम है, इसलिए वर्क डन सेम आएगा। क्लियर? तो ये है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की पहली प्रॉपर्टी। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है बड़े बड़े क्वेश्चन जब हम शुरुआत करते हैं खासकर सीखने की, तो हम बहुत गलती कर जाते हैं। अगर गलती ना करें तो ये बहुत अच्छा काम कर जाता है, बहुत आसानी से काम हो जाता है। तो मैं आपको दूसरा पॉइंट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का बताने जा रहा हूँ बच्चों। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना। मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर, जो कि हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ वो जरा ध्यान से सुनिएगा कि फोर्स, इस फोर्स के परपेंडिकुलर, इस फोर्स के परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? फोर्स के परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फोर्स के परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहां पर इनिशियल और यहां पर फाइनल। ड्रॉ कर ली भाई, इनिशियल और फाइनल कर ली। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार बात, और प्रूफ करने की कोशिश करना। अब मान लीजिए किसी बंदे ने यहां इस लाइन से शुरू किया और डांस करता हुआ ऐसे ऐसे यहां पर पहुंचा। ये पाथ है पाथ 1। ठीक, एक बंदा इस लाइन के किसी और पॉइंट से चला और इसको जो है ना यहां पे पहुंचने के बाद चक्कर आ गए और वो यहां ऐसे पहुंचा। एक बंदा जो है वो किसी इस लाइन के, इनिशियल वाली लाइन के किसी भी पॉइंट से चला, ठीक है, और बीच में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करता 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 यहां पहुंचा। कुछ भी हो जाए, हर केस में वर्क डन बच्चों सेम आएगा। बताओ क्यों सेम आएगा इस बार? चलिए इनिशियल और फाइनल सेम हो तो बात अलग है, इस केस में सेम आएगा सर, ये कैसे? बताओ। काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट होती है भैया, बिल्कुल होती है। वर्क डन भी फ्रेम डिपेंडेंट, काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट। बताऊंगा अभी, टेंशन मत लेना, बिल्कुल बताऊंगा। हाँ, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, लेकिन फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होता है। डायरेक्शन के अपोजिट लगता है हमेशा वेलोसिटी के। तो अगर आपका पार्टिकल यूं यूं चलेगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, भले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम। आरो तुमने दिल जीत लिया भाई। आहान ने फोर्स कांस्टेंट, फोर्स परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट सेम। डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है भाई, श्योर है भार्गव। देखिए जरा, एक बार डिस्प्लेसमेंट ये है, एक बार अगली बार अच्छा ओके, मैंने धोखे से वही बना दिया है। सही कह रहे हो, इसीलिए थोड़ा सा भटक गया शौर्य भार्गव। देखो भाई एक और पाथ ले लो, है ना, ताकि ये कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ से चले नशे में और यहाँ पहुँच गए और W4 वर्क आया। मैं कह रहा हूँ अभी भी सेम ही होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी सेम होगा। इस लाइन के किसी भी पॉइंट से उस लाइन के किसी भी पॉइंट पर जाइए, हर बार वर्क सेम आएगा। और पता है इसका रीजन क्या है? बहुत मजेदार बात, सोचो तो सही। डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है इस W4 में, ध्यान से सुनना। आप यहां से यहां गए, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, मैं मानता हूं, लेकिन ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस लिखा है, डॉट प्रोडक्ट लिखा है। इसको लिख सकते हैं फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो कहने की जरूरत नहीं क्योंकि पार्टिकल की बात कर रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ याद करो, डॉट प्रोडक्ट बहुत थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, दिमाग पे जोर डालिए। डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़ाया था? ए डॉट बी को लिखा जा सकता है ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट तो हर बार सेम ही है ना भैया, हर केस में। इसलिए
फोर्स के कांस्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर दो लाइन के बीच में आप किसी भी पाथ से ट्रेवल करें, हर बार वर्क सेम आएगा, गारंटी है इस बात की, हमेशा के लिए। ठीक, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट का फिर से बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट, फोर्स के अलोंग वाला, फोर्स किधर है, इस साइड, ये है। अब देखना रहा, आपने ऐसे 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 डांस करते 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 यहां पर पहुंचे, फिर से ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट तो ये है ना भाई, हर बार फोर्स के अलोंग कंपोनेंट तो वही आएगा, सेम ही आएगा। अगर मैं बोलूं ये डिस्टेंस d है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये सारे वर्क W1 W2 W3 W4 ये सारे वर्क मिल करके बराबर होंगे F इंटू डी के। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब जरा इसके एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, है ना, ध्यान से सुनना। और एप्लीकेशन देखने के पहले एक बार मैं वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के केस भी बता देता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए अगला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग क्यों, ध्रुव कुमार गोपे ने पूछा। भैया डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग इसलिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमने ये पढ़ा है, ए डॉट बी की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये हमने पढ़ा है इसलिए। चलिए अब वापस आते हैं, तीसरा पॉइंट सुनिएगा जरा। मान लीजिए ये पार्टिकल और इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक। हमने वर्क की डेफिनेशन क्या लिखी है, हमने वर्क की डेफिनेशन लिखी है एफ डॉट एस, ठीक है, एफ डॉट एस डिस्प्लेसमेंट सीधा बोल रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ एफ एस कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है बच्चों, मैंने कहा वर्क डन पॉजिटिव गुरुजी, मैंने कहा थीटा पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव, एस एस मैग्नीट्यूड है, एफ मैग्नीट्यूड है, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता। थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है पता है आपको, नहीं पता तो जान लीजिए भैया, है ना। कॉस थीटा पॉजिटिव होता है तब जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है बच्चा पार्टी। इसका मतलब ध्यान से सुनना, मान लीजिए इस ब्लॉक को हम एस इधर ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, इस साइड ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 से छोटा है, मतलब ये सारे केस देख लीजिए, इन सारे केसेस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से छोटा है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो वर्क पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा निगेटिव पता है कब होता है, कॉस थीटा निगेटिव तब होता है बच्चों जब थीटा 90 से बड़ा होता है। तो अगर मान लीजिए फोर्स 90 से बड़ा, देखो जरा चेक करो, ये है 90 से बड़ा, देखो ना बे, ये एंगल चेक करो 90 से बड़ा है कि नहीं है, वर्क डन नेगेटिव आएगा। इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, पता है क्या, अगर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क नेगेटिव आएगा। और लास्ट केस बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, या यूं कहे कि फोर्स इस डायरेक्शन में है, मतलब एग्जैक्ट एंगल 90 है, तो वर्क डन क्या होगा, उस केस में वर्क डन 0 होगा। क्या भैया समझ में आया। जब पैरेलल होगा तो 0 एंगल होगा, और जब फोर्स पैरेलल होगा, मेरे से पूछा गया जब फोर्स पैरेलल होगा गुरुजी, अरे फोर्स पैरेलल होगा तो और अच्छी बात है, थीटा 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू पता है क्या होती है, 1 होती है, तो वर्क डन पता है कितना आ गया, एफ इंटू एस आ गया। ये लीजिए खत्म, ठड़ाक। क्लियर बच्चों। चलिए अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव और ये वाली चीज ये सब देखेंगे, ठीक है आज हम लोग। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक ब्लॉक को मैंने ऐसे एक अजीबोगरीब प्लेन से स्लाइड करा दिया, यहां से ये ब्लॉक था, यहां रखा हुआ था, ठीक, एम मास का एक ब्लॉक है, इसको स्लाइड करा दिया, टक 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 टक, ये स्लाइड कर गया, ये स्लाइड करके ये लीजिए भाई, ये h हाइट है, नीचे गया, ठीक, सही है। अच्छा ये यहां से गोते लगाते हुए ऐसे यहां पर पहुंचा, आपसे पूछा जा रहा वर्क डन बाय mg कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
फोर्स कितना होगा, मैं अभी निकालता हूँ। ये कैसे, ये बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, यहाँ है। अच्छा, mg हमेशा कांस्टेंट है, वर्टिकल है, यहाँ है। हमेशा डाउनवर्ड है, हाँ है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मानते हैं, हाँ मानते हैं। तो सर ने क्या सिखाया है, मैं याद दिलाता हूँ। सर ने कहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सर ने आपसे कहा है mg के परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइन इनिशियल पॉइंट से पास होनी चाहिए, दूसरी लाइन जो है वो फाइनल पॉइंट से पास होनी चाहिए। ये फाइनल पॉइंट है। अब इस लाइन में कहीं से कहीं तक जाओ, हर बार वर्क डन सेम आएगा, आएगा सेम। तो फिर हम ऐसे क्यों जाएं भाई, हम इस तरीके से क्यों जाएं, हम इस तरीके से जाएंगे नहीं, हम तो सीधा सीधा जाएंगे। मेरा मान क्यों, सर ने कहा इस लाइन से इस लाइन पर कैसे भी जाओ हर बार वर्क सेम आएगा, तो अपन जो है वो सीधा इस ब्लॉक को सीधा सीधा यहाँ पर लाएंगे ना। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी h, और कितना फोर्स लग रहा है कि mg। तो वर्क डन कितना आ गया बच्चा, mgh। क्लियर, क्या ये बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? ठीक है, तो mgh हो गया वर्क डन बाय द ब्लॉक, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सब लोगों ने आंसर mgh चपका दिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलिए देखते हैं, इतना बढ़िया है तो आप अगला क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर, और शुरू हो जाइए। ये देखिए साहब, ये एक रूफ से एक पेंडुलम बंधा हुआ है, ठीक है, और वो पेंडुलम एल लेंथ का है बच्चों, एल लेंथ का है। थीटा 1 एंगल पर रिलीज किया गया रेस्ट से, और जब ये पेंडुलम वर्टिकल से थीटा 2 एंगल बनाता है, तो ये है इनिशियल, ये है फाइनल। इनिशियल से फाइनल तक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये बताइए। शुरू हो जाइए, चलिए फटाफट देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। वर्क डन बाय mg फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, बोलिए 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 फटाफट। वाई 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 क्या होता है, राशि, राशि सॉरी, राशि आहूजा। बोलिए बच्चा पार्टी, बोलिए बोलिए बोलिए, अरे बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए तो सही, बताइए तो सही। अब नहीं आ रहे यार आंसर। यस यस, mg cos थीटा 1, साइबर टेक ने बताया ना भैया। इनिशियल आना है आपको। वेट, कृष्णकांत ने कहा वेट, मैं करता हूं वेट। चलिए खैर हम इधर देखते हैं, ध्यान दीजिए जरा। मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि सर ने, गुरुजी ने पढ़ाया है इनिशियल से फाइनल। ये इनिशियल, mg के परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ करिए, कर ली साहब। हम ऐसे घूमते हुए क्यों जाएंगे भाई, हम ऐसे क्यों जाएंगे, हम तो सीधा सीधा यहाँ से जाएंगे, खटाक से, यहाँ से सीधा सीधा खट 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 ऐसे चलेंगे यार, है ना। तो अगर मुझे पता है ये mg फोर्स है, तो बस ये डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। जरा ये वाला ट्राइंगल देखिए भाई साहब, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये l है, ये थीटा 1 है, ये हाइपोटेनस की लेंथ दी हुई है। तो क्या ये लेंथ बता सकते हैं कितनी होगी? बिल्कुल बता सकते हैं गुरुजी, ये लेंथ होगी l cos थीटा 1। ठीक, अच्छा चलिए अब हमारी बारी है फाइनल डिस्टेंस निकालने की। तो फाइनली क्या, ये वाला ट्राइंगल देख लीजिए, ये वाला ट्राइंगल, ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा 2। ये लेंथ कितनी है, l। अच्छा, तो क्या ये लेंथ आप बता सकते हैं कितनी होगी? ये लेंथ बताया जा सकती है, बिल्कुल बताई जा सकती है गुरुजी। ये लेंथ होगी, ये लेंथ होगी l cos थीटा 2। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चा पार्टी, डिस्प्लेसमेंट हुआ l cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, फोर्स की वैल्यू पता है, तो वर्क डन आ गया। कितना आ गया, mg l cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। दैट्स इट, हो गया, बढ़िया। ठीक है, कई लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। चलिए एक और मौका, एक और क्वेश्चन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों एक ट्रैक बनाया शानदार सा, स्लिप करने वाला, बहुत ही मज़ेदार ट्रैक।
देखिए ऐसा ट्रैक बना दिया, ठीक है। ये ट्रैक है, इस ट्रैक पर फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, इस ट्रैक पर एक पार्टिकल को हमने यहाँ से स्लाइड कराया, ठीक, यहाँ से पार्टिकल को स्लाइड कराया। पार्टिकल की ये जो हाइट है ना बच्चों, ये हाइट जो है ये थी 4r, ठीक। अब पार्टिकल स्लाइड करता हुआ ऐसे ऐसे घूमता हुआ चलता है, ठीक है। अच्छा, जब पार्टिकल फाइनल पॉइंट 1 ये है इनिशियल, फाइनल पॉइंट 2 r रेडियस इस सर्कुलर ट्रैक की है, ध्यान रखिएगा, फाइनल पॉइंट 2 और फाइनल पॉइंट 3 जो है ना वो यहाँ से थीटा एंगल पर है, पहुँचेगा तो वर्क बताइए। तो वर्क डन बाय mg, 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, एक बार I से F1, एक बार I से F2, एक बार I से F3। चलिए बताइए, शुरू हो जाइए बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। क्या सारे टॉपर्स ओलंपियाड देते हैं? मानस मित्तल बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो 4r डिस्टेंस है, ध्यान रख लीजिएगा। सर्कुलर ट्रैक तो समझ में आता है ना सबको। चलिए आंसर निकालना शुरू करने वाला हूँ 1 मिनट के बाद, जल्दी से फटाफट चाहिए। गुड, अब मैं शुरू करता हूँ। कुछ लोगों ने आंसर निकाले, कुछ लोगों ने आंसर नहीं निकाले। अब मैं भी बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहला फाइनल पॉइंट है ये है फाइनल पॉइंट, ठीक। ये है इनिशियल पॉइंट। 2 लाइन ड्रॉ करिए इनिशियल और फाइनल पर mg के परपेंडिकुलर। और हम ऐसे घूम के क्यों जाएंगे, हम तो सीधे सीधे जाएंगे। हम सीधे सीधे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, सीधा सीधा 4r है। फोर्स किधर लग रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों, mg इंटू 4r। क्लियर है? अच्छा चलिए, अब अगली बार है F2 यहाँ पर, ये है F2, ये है डिस्टेंस r, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, बोलिए 3r बची। फिर से वही चीज़, हम यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट जाएंगे तो यूँ कूद के चले जाएंगे, क्योंकि 2 लाइन, याद आया। शौर्य भार्गव सर मैसेज नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शौर्य भार्गव, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। कौन किस में मैसेज नहीं आ रहा शौर्य बाबू? 60/80 इन सर्कुलर मोशन टेस्ट 1, ओके गुड, आरव बहुत बढ़िया। मानस मित्तल कह रहे 5 साल तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं। खैर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला वर्क डन बोलिए, ये है I से F1 का, I से F2 का जो वर्क है वो है mg इंटू 3r, ठीक है। अब जरा I से F3 निकालते हैं। F3 के लिए क्या किया जाए भैया, देखिए ये एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ये डिस्टेंस निकालिए, ठीक। चेक करें डिस्टेंस निकालें, तो मैंने मेरे दिमाग में आया कैसे निकालें डिस्टेंस, यार तो बड़ा मुश्किल है, कैसे निकाली जाएगा। मैं क्या दिमाग में एक बात आई यार, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये r साइन थीटा होगी, है ना। और क्या यहाँ से ये डिस्टेंस पता है, चेक करो, बिल्कुल पता है, कितनी है, ऑलरेडी निकाल चुके, 3r है। तो इसमें से अगर ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो जरा ये कितनी होगी, चेक करो, यहाँ पर आओ, ये है r, ये है थीटा, तो बच्चों ये लेंथ कितनी हो जाएगी, r साइन थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये है मानस मित्तल कह रहे सारे टॉपर कहते हैं अर्ली स्टार्ट करो। नहीं मानस मित्तल, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। r साइन थीटा, r साइन थीटा, लेकिन अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो। मतलब मैथ्स ओलंपियाड दो, मैथ्स ओलंपियाड से क्या होता है, आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं 9th-10th में, है ना। और फिजिक्स पढ़ते रहो इस क्लास में, हो जाएगा काम आपका। तो कितनी डिस्टेंस आई बच्चा पार्टी, ये है 3r और ये है r साइन थीटा, तो ये कितनी बची, 3r माइनस r साइन थीटा। तो वर्क डन फ्रॉम I टू F3 इज mg, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, अभी भी तो बताया अभी, 3r माइनस r साइन थीटा। ये लीजिए, खटाक हो गया, आंसर आ गया, आंसरवा आ गया।
तो ये आया mgr 3 माइनस साइन थीटा, ये है आंसर। देख लीजिए बच्चा पार्टी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से मैं समझा पाया हूँ। mgr 3 माइनस साइन थीटा क्लियर है? ठीक। अच्छा चलिए अब अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ है जो कांस्टेंट फोर्स है ना, उनके वर्क जो है कई बार मल्टीपल कांस्टेंट फोर्स लग रहे होते हैं। एक ब्लॉक पर ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। और इस केस में हमसे पूछा जाता है नेट वर्क बताइए, टोटल वर्क कितना होगा, नेट वर्क डन। इस फिजिक्स गैलेक्सी बुक गुड नागेश नहीं बता सकता, मैंने पढ़ी नहीं बेटा, इसलिए नहीं बता सकता। फिजिक्स गैलेक्सी एक बार देखी हुई की थी, तो थ्योरी का पार्ट था, देखा था तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन एक चीज़ देख करके मैं ये नहीं कह सकता कि बुक अच्छी है कि खराब है। ठीक। वर्क डन, नेट वर्क डन by all the forces on a particle, कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत मज़ेदार आज बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चा। ठीक है, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, सब कांस्टेंट हैं हालांकि, लेकिन लग रहे हैं। F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, ऐसे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। वेक्टर में फॉर्म में लिख देता हूँ, सब कांस्टेंट है, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो S होता है। ठीक। तो बच्चों आपके पास दो तरीके हैं वर्क डन निकालने के, नेट वर्क डन। तो डब्लू नेट निकालने का पहला तरीका, ध्यान से सुनिएगा, डब्लू नेट निकालने का पहला तरीका पता है क्या? वर्क डन बाई F1 प्लस वर्क डन बाई F2 प्लस वर्क डन बाई F3, पहला तरीका। क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ? लेकिन एक और तरीका है, पता है क्या? वर्क डन बाई नेट फोर्स। नेट फोर्स निकालिए और उसका वर्क निकाल लीजिए, दोनों बात बराबर आएंगी। ये बहुत मज़ेदार बात है, आपको ऑब्वियस लग रही होगी, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, आपको ये ऑब्वियस लगना बंद हो जाएगी, विश्वास मानिए मेरा। ठीक है ना? अभी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वर्क डन बाई F1 बोलिए, मैं प्रूफ करता हूँ। वर्क डन बाई नेट वर्क डन हमने क्या लिखा? वर्क डन बाई F1 प्लस वर्क डन बाई F2 प्लस वर्क डन बाई F3। ध्यान से देखते जाइएगा। वर्क डन बाई F1, F1 डॉट एस प्लस F2 डॉट एस। अरे डिस्प्लेसमेंट तो एक पार्टिकल का एक ही होगा ना बच्चा पार्टी, क्या करते हो बे? तो क्या ये डॉट प्रोडक्ट में बताया था ना, कॉमन लिया जा सकता है। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट प्रोडक्ट में S को कॉमन ले लिया, सेम है, तो ये आ गया F नेट डॉट एस डब्लू नेट। तो डब्लू नेट निकालने के दो तरीके, सबके सारे फोर्स का वर्क निकालिए और स्केलर समेशन कर दीजिए, बात नंबर एक। बात नंबर दो, क्या करेंगे बताइए? नेट फोर्स निकालिए। अरे नेट फोर्स निकालना FBD में सिखाया था ना बे, इसको तो ये भी लिख सकते हो तुम, पता है, MA डॉट एस, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि F नेट MA के बराबर होता है। लिख सकते हो कि नहीं? है ना? है ना मज़ेदार बात किसी पार्टी के लिए, और बहुत काम में आएगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नहीं दे रहे, क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं अयमन नाजिर, क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। अबे ये क्या बोल रहे हो यार भाई, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ो यार चुपचाप। क्या दोनों बातें समझ में आ गई? ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन पूछा जाए इस बात पर बेस्ड, है ना? ये आपने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो बता दीजिएगा, चिल्ला दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो वो ये है एक रूफ, और यहाँ पर एक पुली बंधी हुई है, ऐसे एक पुली है बच्चों। पुली में दो पार्टिकल हैंग हो रहे हैं, एक पार्टिकल है, पार्टिकल को ब्लॉक की तरह पे बना सकते हैं ना, 3 kg, और दूसरा पार्टिकल है 4 kg का, 4 kg का। ठीक। नाउ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, बोला गया है आपसे सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक। फाइंड वर्क डन in 2 seconds फ्रॉम स्टार्टिंग। डिफरेंट वर्क डन पूछूंगा आपसे, ठीक है। पार्ट ए, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg। बी,
बाय टेंशन ऑन 3 kg, C by gravity on 3 kg, D net work done on 4 kg। 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के बच्चा पार्टी, है ना। इन 4 पार्ट को चमका दीजिए बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है कि आप चमका सकते हैं, है ना। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने और आपको ये क्वेश्चन करना है बिंदास टाइप, मस्त टाइप। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन यहीं से शुरू करूँगा और पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। याद है ना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फिर पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो नेक्स्ट क्लास जाएगी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे। तो बच्चों तैयार रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में बहुत दिक्कत आती है लोगों को, गलत तरीके से निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो फ्रिक्शन का वर्क कई बार लोग गलत निकालते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन का खासकर। फिर सेंट्रल फोर्स का वर्क आता है, सेंट्रल फोर्स ही नहीं समझ में आता लोगों को, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेंट्रल फोर्स को समझेंगे, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, उसका वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक सीखेंगे। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगली क्लास में हम वर्क एनर्जी थ्योरम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं ये सीखेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये क्वेश्चन डिस्कस होगा नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा, करके आइएगा। ठीक।